डियर स्टूडेंट्स ऑफ LLB सेकेंड ईयर, जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा वो ग्राउंड्स फॉर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)A जो कि 19(2) में दे रखा है, उस पर चल रहा था। और उस क्रम में आपने देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे हम चल रहे थे, और चूंकि कल का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने कहा कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इससे पहले के ग्राउंड्स आप देख चुके हैं। आप चाहें तो एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको। वैसे कोई आवश्यकता तो नहीं लगती मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद सेकंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स यानी विदेशी राज्यों के साथ मैत्री संबंध। उसके बाद तीसरा पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था। चौथा डिसेंसी और मॉरलिटी, और ये पांचवा फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम इसको खोल रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन बटन दबा दें, तो जो भी वीडियो आते रहेंगे वो मिलते रहेंगे आपको। और जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डिफाइंड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये बताने की इसलिए जरूरत है कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि जो 8 ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस कारण से उसकी या तो हम कहीं और किसी एक्ट में डेफिनेशन हो तो वो देखेंगे, या कोर्ट ने उसको इंटरप्रेटेड किया हो तो वो देखेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2A में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। और ये कहा गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। हालांकि यहाँ ये भी नहीं बताया गया क्लियर कट कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंटेम्प्ट के अंतर्गत आएंगी, लेकिन कंटेम्प्ट दो तरह के हो सकते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड सिविल कंटेम्प्ट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जब जुडिशरी का पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर कंटेम्प्ट पे बहुत सारे केसेस डिसाइड किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। यानी कोई भी ऐसी आलोचना करना जो लीगल नहीं हो। एकेडमिक आलोचना तो आप कर सकते हैं, अगर किसी जजमेंट की आप एकेडमिक मेरिट डिमेरिट्स उसमें निकाल सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट ने बेकार जजमेंट दिया या इस तरह का जजमेंट दिया, इसका प्रोपोगंडा करना, ये कंटेम्प्ट के अंतर्गत आता है। या सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी स्टेटमेंट देना उसके अगेंस्ट जो उसकी मानहानि करता हो, वो इसके अंतर्गत आता है। The right to freedom of speech and expression cannot be equated or confused with a license to make unfounded and irresponsible allegation, scandalizing or intending to scandalize the authority of any court। यानी किसी भी कोर्ट के बारे में कोई भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना, ये कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और ऐसा कोर्ट ने इंद्री अरुंधति राय के केस में कहा था। अरुंधति रॉय के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वो इसको थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको पता हो जाएगा। अरुंधति रॉय एक आरटीआई एक्टिविस्ट थी, और इन्होंने इनका जुड़ाव नर्मदा जो बांध था उससे भी था, और नर्मदा बांध के दौरान ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ टिप्पणी की थी, और जिसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए इनको कुछ पनिशमेंट दिया था, जो शायद 1 दिन का पनिशमेंट था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ पनिशमेंट इनको दिया था। तो इस तरह से कोई भी एलिगेशन से आप गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कोर्ट के अगेंस्ट नहीं दे सकते। डिफेमेशन, सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड 86 डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। तो डिफेमेशन की जो परिभाषा है वो आईपीसी के अंतर्गत दी गई है। डिफेमेशन क्या होता है? मानहानि। और मानहानि की जो परिभाषा है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित है 499 के अंतर्गत। तो वहां आप देख सकते हैं इसकी मीनिंग। इट रिकॉग्नाइज no distinction between defamatory statement addressed to the ear
और eyes and thus includes both slender and liable। तो इसके अंतर्गत स्लेंडर और लाइबल दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है ना। तो स्लेंडर लाइबल की कोई एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है, लेकिन इसकी हिंदी ये कहते हैं परिवाद किसी तरह की शिकायत करना, निंदा लेख करना, ठीक है। तो अगर आप निंदा करते हैं तो वो लाइबल के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से स्लेंडर एक वर्ड है, स्लेंडर की मतलब होता है बदनामी करना। तो निंदा करना और बदनामी करना ये दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन ये दोनों मिलके मानहानि के अंतर्गत आते हैं। तो मानहानि के जो ग्राउंड्स हैं वो 499 में डिस्कस किए गए हैं, आईपीसी के 499 में। और अगर किसी बिना कारण के आप किसी की बदनामी करते हैं तो वो मानहानि भी होती है, बिना कारण की किसी की निंदा करते हैं तो वो भी मानहानि होती है, जब तक कि उसका कोई औचित्यपूर्ण आधार न हो। तो इस आधार का, इस ग्राउंड्स का 19 सब क्लॉज 2 में लिखे जाने का अर्थ ये है कि आपको फंडामेंटल राइट तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का आप भेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह से कि किसी की मानहानि हो जाए। अगर इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो किसी की मानहानि के अंतर्गत आता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर फंडामेंटल राइट के वायलेशन का भी रोक लगाया जा सकता है और क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जा सकता है। अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले ही जब केजरीवाल चुनाव लड़ने से पहले आमतौर पर जो सामान्य सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए थे, अरुण जेटली के अगेंस्ट भी दिए थे और कुछ और लोगों के खिलाफ भी दिए थे, और उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में जिन्होंने दर्ज किया अरुण जेटली ने, उन्होंने खुद ही केस वापस ले लिया। तो वो एक तरह से बिना आधार की एलिगेशंस लगाए गए थे। तो बिना आधार का एलिगेशन लगाना एक तरह का निंदा है, और निंदा चूंकि स्लेंडर और लाइबल, ये निंदा और उसकी बदनामी करना, ये दोनों चीजें मानहानि में कवर होती हैं। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है जब तक कि इसका कोई प्रॉपर आधार न हो। और ये किस तरह से किया जा सकता है, नीचे के एक पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा कि डिफेमेटरी मैटर पुट इन राइटिंग इज अ लिबल व्हाइल इन स्पोकन वर्ड्स और गेस्चर्स इज अमाउंट्स टू स्लेंडर। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये डिफाइन करने की कोशिश की है कि मानहानि में तो लिबल और स्लेंडर दोनों ही आते हैं, लेकिन कब ये लिबल होगा और कब ये स्लेंडर होगा। तो जब आप कुछ लिखकर निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, अगर अच्छा इसमें भी देखिए आलोचना और निंदा दो अलग अलग वर्ड है। आलोचना को निंदा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मैटर अगर केस दर केस जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, और चूंकि 4-5 पेज में आंसर लिखना होता है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब हम निंदा करते हैं तो उसमें हम उसकी बहुत सारी कमियों को गिराते हैं जिसको हम निंदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आलोचना भी होता है। आलोचना में हम कम से कम उसके आधार बताते हैं, पॉलिसीज को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया जाए तो ये लेबल के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से स्लेंडर, बदनामी, किसी के बारे में कोई अनाप शनाप एलिगेशंस लगाना, तो अगर वो मौखिक रूप से किया जाता है, जब वो वही चीज यानी जो भी हम उसके खिलाफ निंदा कर रहे हैं, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो उसके बारे में गलत चीजें कह रहे हैं, वो अगर जब लिख के किया जाता है तो लेबल हो जाता है, और जब मौखिक रूप से किया जाता है तो स्लेंडर हो जाता है। लेकिन लाइबल, चाहे वो लेबल किया जाए चाहे वो स्लेंडर किया जाए, दोनों ही कंडीशन में वो मानहानि की कैटेगरी में आता है, और मानहानि के आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक लगाई जा सकती है। चुनाव के दौरान अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे क्रॉस स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो भी चुनाव में पार्टियां लड़ रही हैं, और इसी कारण से एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया गया था जिसमें कि स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि पर्सनल एलिगेशंस नहीं लगाए जाएंगे। यानी चुनाव में आप किसी भी दूसरे पार्टी के पॉलिसीज की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा चुनाव लड़ रहा है या जो बंदा उस पार्टी का अध्यक्ष है उसके व्यक्तिगत आक्षेप आप किसी भी तरह का नहीं लगा सकते। हालांकि पिछले कुछ चुनाव से ये चीजें देखने में आती हैं कि हर पार्टी एक दूसरे पार्टी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करती है, और ये चीजें सही नहीं मानी जाती।
इसी तरह से 7th पॉइंट है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी अपराध को करने के लिए उद्वेलित करना। या उद्वेलित करना कब कहा जाएगा? जब आप किसी को भड़काएंगे। तो दिस ग्राउंड वाज एडेड टू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 बाय कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। 1951 में जब संशोधन किया गया तो ये आधार जोड़े गए। It has been held that incitement to an offence did not refer to incitement to break a law। यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसाइड भी किया, निर्धारित भी किया कि incitement to an offence did not refer to incitement to break a law। incitement to break a law और incitement and offence दोनों में एक अंतर है। जैसे अगर कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर धारा 144 की घोषणा की गई है, तो उस धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए आह्वान करना, ये एक लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना है। लेकिन वहीं पर अगर पुलिस द्वारा रोका गया और उसमें कोई व्यक्ति ये इंस्टिगेट करता है कि मारो इनको, तो ये निश्चित तौर पर ये ऑफेंस का इंसाइटमेंट है। तो अगर 144 का उल्लंघन करके कुछ लोग सड़क पर आ जाते हैं और धरना प्रदर्शन करने के नाम पर सड़क पर लेट जाते हैं, तो ये जस्ट ब्रेक ऑफ लॉ है। लेकिन जैसे ही भीड़ उग्र होती है और सामने जो पुलिस व्यवस्था है उसके ऊपर उसके ऊपर वो अटैक करती है या उसके पत्थर मारती है या उसकी गाड़ियों को जला देती है, तो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है। तो इसलिए इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस तो 19 सब क्लॉज 2 का आधार है, लेकिन इंसाइटमेंट टू ब्रेक अ लॉ नहीं है। और कोर्ट ने इन दोनों में डिफरेंस किया है कि जरूरी नहीं है कि जो इंसाइटमेंट टू ब्रेक अ लॉ हो वो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस भी हो। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियरली समझने की बात है। Thus, an incitement to a breach of every civil law is not necessarily contemplated by Article 19 सब क्लॉज 2। वही बातें कही गई हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार सिविल लॉ का वायलेशन हो तो इंसाइटमेंट 19 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ही इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो। यानी ये आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि अगर कहीं सिविल लॉ का वायलेशन किया जाए तो 19(2) के आधारों का प्रयोग किया जाए या 19(2) के आधारों के आधार पर रोक लगाया जाए। इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक केस डिसाइड हुआ 1962 में। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 124 सब क्लॉज ए, इसमें जानते हैं आप कि जो है कॉन्स्पिरेसी आता है, ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 वाज लिमिटेड टू एक्ट इन्वॉल्विंग एन intention or a tendency to create disorder or disturbance of law and order to incitement to violence and was not violative of Article 19(1) सब क्लॉज ए read with Article 19 सब क्लॉज 2। हालांकि ये जजमेंट बहुत ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये कहा कि आवश्यक रूप से 124 ए के अंतर्गत ये जरूरी नहीं है कि 19(2) के ग्राउंड्स कवर होते हो, क्योंकि 19 जो 124 ए है वो मुख्य रूप से कोई अपराध करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र है और षड्यंत्र प्री प्लान होता है। उसमें इंसाइटमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि वो सब कुछ प्री प्लान होता है। तो इसलिए वो 19(2) के अंतर्गत कवर हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि 19(2) में जो इंसाइटमेंट वर्ड यूज किया गया है, इंसाइटमेंट हमेशा मौके पर होता है और वो अचानक होता है। तो खैर ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ का मैटर है, इसलिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस इसको नहीं करेंगे। इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं और जब क्रिमिनल लॉ में ये चीज़ें आती हैं तो बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं कि कब ये इंसाइटमेंट होगा और कब ये कॉन्स्पिरेसी होगी। कॉन्स्पिरेसी जनरली आप मान के चलिए कि एक सतत प्रक्रिया होती है और वो कई स्टेजेस में होता है, जबकि इंसाइटमेंट अचानक से होता है। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट का है। कुछ चीज़ें और हैं इसमें। However, the freedom does not include the right to speak either about the implications in involvement of the accused in any crime, particularly in the sensational crime, either in the form of option, views or agitations। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, बेसिकली ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट 8th पॉइंट है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसको 1963 में जोड़ा गया था कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी भाषण, कोई भी एक्टिविटी किया जाता है जो भारत के एकता और अखंडता पर प्रभाव डालता हो तो वो 19(2) के आधार पर उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक लगाई जा सकती है। द पर्पज इज टू गार्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम बीइंग यूज्ड assail the sovereignty and
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप कोई भी ऐसा भाषण नहीं दे सकते, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा लेख नहीं लिख सकते जो कि भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करता हो। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ। हालांकि अभी उस पर फाइनल जजमेंट नहीं आया है, सिर्फ केस रजिस्टर्ड हुआ है। अगर आपको ध्यान हो तो जेएनयू में जो मामला था जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे, उसमें कई सारे लोग जो है, उमर खालिद और आपके ये जो एक सीपीआई का नेता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बिहार से चुनाव लड़ा था, वो अभी रिसेंटली जो सीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके अंतर्गत शर्जील इमाम को भी अरेस्ट किया गया, जिसने ये कहा कि चिकन नेक को अगर हम काट दें तो जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है वो भारत से अलग हो जाएगा और इस तरह से हम उस पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये जो है इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को चैलेंज करने वाले भाषण है और इसलिए इसको 19(2) के आधार पर इसको रोक लगाई जा सकती है इस तरह की स्पीच पर, और ये अपने आप में एक तरह से ऑफेंसिव माना गया। तो ये कल का और आज का लेक्चर टोटल मिला के ये 8 पॉइंट्स कवर होते हैं और इस पे टोटल एक क्वेश्चन बनते हैं कि डिस्कस द ग्राउंड्स ऑन विच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। उन आधारों को बताइए जिनके आधार पर कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकते हैं। तो ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है 19(2) के अंतर्गत 8 प्रकार के ग्राउंड्स दिए गए हैं और इन आधारों पर ही रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी और तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया गया तो वो आर्बिट्री माना जाएगा और जब भी वो न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा तो न्यायालय उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। तो इस तरह से 19(1)(a) और 19(2) दोनों मिलाकर एक एक क्वेश्चन बनते हैं और दोनों में से कभी एक कभी वो पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट 19(1)(a) भी आ सकता है या 19(2) भी आ सकता है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो आर्टिकल 21 होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।